आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा कक्षा 11वीं का 19 मार्च को हिंदी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कर रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आरोह के काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अव्यक्ति, माध्यम के महत्वपूर्ण आपको क्या है क्वेश्चन आंसर बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी बता दिए, साथ ही काव्य खंड भी आपका क्या है काव्य बोध भी आपका बता दिए। ओके, आपको जो व्याकरण के टॉपिक होते हैं वो आपके काव्य बोध में रहते हो, भाषा बोध में रहते हो। तो काव्य बोध वाला मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। ओके, तो आप क्रम से भी दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है जो भाषावाद बोध वाला जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। मतलब भाषा बोध में जितने भी व्याकरण वाले आपके सेक्शन, जितने भी टॉपिक है वो हम क्या इस वीडियो में देख लेंगे। सो वीडियो दोस्तों ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं भाषा बोध के आपको जो सेक्शन है इसमें आपसे कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे पेपर में। तो आपको तैयार करना है शब्द, शब्द यानी क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, निपात शब्द, ये आपको 3 शब्द तैयार करना है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। फिर नेक्स्ट आपको टॉपिक तैयार करना है शब्दयोग एवं शब्द उनके प्रकार। फिर नेक्स्ट है आपका वाक्य परिचय एवं प्रकार। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन। नेक्स्ट मुहावरे एवं लोकोक्ति, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाव पलवन, साथ सचिव, अनुच्छेद लेखन। तो ये आपके टॉपिक आपको तैयार करना है भाषा बोध के अंतर्गत। ओके, इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। तो भाषा बोध से संबंध अगर वस्तुनिष्ठ बनता तो आपसे बन ही जाएगा, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी आपसे बन जाएंगे। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से रहेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ। टॉपिक में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो भी आपको समझा दूंगा। ओके, तो आप तैयार करते जाइएगा। तो क्रम से एक टॉपिक को हम तैयार करेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है काव्य बोध में मैंने आपको एक टॉपिक जैसे आपका रस है, अलंकार है, छंद है, ये मैंने आपको क्या है शब्द युग में शब्द शक्ति बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है और जैसे क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आपको समझा दिए। चलिए एक टॉपिक लेकर हम क्या है तैयार करते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे शब्द। ओके, शब्द देख लेते हैं। तो शब्द सबसे पहले हम देख लेते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। ओके, क्षेत्रीय शब्द कैसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो क्या है क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। जैसे झोला हो गया आपका, डिबिया हो गया, थैला, लुटिया, लोटा, साकर, आपका तौलिया, झाड़ू आपका, और के झाड़ू, पोंछा, आपकी टंगरी, ये सब आपके कौन से हैं? ये आपके क्षेत्रीय शब्द हो गए। तो क्षेत्र विशेष में जो शब्द बोले जाए उन्हें हम क्या है क्षेत्रीय शब्द कहते हो। ये आपको याद रख लीजिएगा क्योंकि अक्सर पूछा जाता है थैला किस प्रकार का शब्द है, तो थैला क्षेत्रीय शब्द हो गए। आपका डिबिया किस प्रकार शब्द है, तो क्षेत्रीय शब्द हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या कहलाते हैं? ओके, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए किया जाता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इन्हें परिभाषित शब्द भी कहा जाता है। वास्तव में तकनीकी शब्द का अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय हो गए। मतलब ऐसे शब्द होते हैं मतलब जो और अन्य जगह प्रयोग नहीं होते, केवल एक फिक्स विषय में प्रयोग होते हैं। जैसा कि हम कहें गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या वेग है या त्वरण है, ये सब हम किसमें प्रयोग करते हैं? भौतिक शास्त्र, जब हम फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम इनका क्या प्रयोग, जैसे हम यज्ञ, तप, जप, आसन, योग इन सब की बात करें तो हमारे किसमें प्रयोग करते हैं? धार्मिक कृत्य और कर्मकांडों में इन शब्दों का प्रयोग करते होंगे। तो ऐसे शब्द जो क्या है किसी स्पेशल विषय के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो आपके क्या तकनीकी शब्द के अंतर्गत आते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम निपात शब्द। तीसरा में शब्द कौन सा पढ़ना है? निपात शब्द क्या होते हैं? तो वे अवयव जो क्या है किसी शब्द या पद के बाद में लगकर उसके अर्थ में क्या विशेष बल देते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। निपात शब्द का प्रयोग क्या है? किसी भी शब्द को बल देने के लिए निपात शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में के लिए आपको क्या तैयार करना है? एग्जाम्पल जैसे आपको तैयार करना है मुझे भी किताब चाहिए, मुझे भी किताब चाहिए में जो है आपका बी है ये आपका निपात शब्द हो गए। इस प्रकार से आपको तैयार रखना है। ये आपको उदाहरण में लिखना है मुझे भी किताब चाहिए में भी आपका क्या है निपात शब्द हो गए। जैसे आपका ही हो गया, भी हो गया, ये सब आपके निपात नहीं शब्द भी आपके निपात शब्द के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है शब्द योग एवं उनके प्रकार हो गए। तो सही शब्द योग में देख लेते क्या कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या है? जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें शब्द योग में कहते हैं। नाम है शब्द योग, योग मतलब होता है जोड़ा। जब दो शब्दों के जोड़े होता है, जोड़े के रूप में प्रयोग करते हैं तो आपका सीधा शब्द योग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है हरे हरे, ओके, आते जाते, अस्त व्यस्त, ये शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ये सब आपके शब्द युग में कहलाते हैं। अब शब्द युग में कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द युग में आपके 6 प्रकार के होते हैं। ये सब इस प्रकार से मैं किस पे पढ़ा रहा हूँ, अगर इस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं तो आपका फिर क्या है क्वेश्चन आपके क्या है वस्तुनिष्ठ भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन फिर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है वस्तुनिष्ठ में सही शब्द युग में कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ओके, इसलिए मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक पूरा पढ़ाते जाऊंगे जैसे आपके है इससे पढ़ने से आपके वस्तुनिष्ठ भी कंप्लीट हो जाओगे। अब सब युग में कितने भेद होते हैं? तो आपके 6 भेद होते हैं। पुनरुक्त, अब फिर आपका है सजातीय, संवर्गीय, फिर नेक्स्ट समानार्थ, विपरीत दार्थ और समानार्थी, निरर्थक और निरर्थक, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब क्रम से एक लाइन में इनका पूरा पढ़ लेते हैं। पुनरुक्त शब्द युग में कहलाते हैं क्योंकि आपको देखिए अब शब्द युग में लिखा उनके प्रकार भी लिखा हुआ है सिलेबस में। इसका मतलब है कि आपको क्या है फिर आपको शब्द युग के प्रकार की भी परिभाषा आ सकती है, उनको उदाहरण से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या प्रकार भी पढ़ना है। तो पुनरुक्त शब्द युग के कहलाते हैं। देखिए नाम है पुनरुक्त, पुनरुक्त मतलब उनका दोबारा रिपीट होना। ओके, जब हम किसी शब्द को 2 बार जोड़े के रूप में प्रयोग करते हैं तब तो ऐसे शब्द युग्म को हम क्या है पुनरुक्त शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे, गाँव गाँव, तो वही शब्द को 2 बार पुनरावृत्ति हो रही होगी तो इसलिए आपका पुनरुक्त शब्द युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सजातीय संवर्गीय शब्द युग्म।
जब किसी शब्द युग्म में समान जाति या समान वर्ग के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे युग्म को क्या सजातीय या समवर्गीय कहा जाता है। मतलब जो दो शब्द आ रहे हैं, दो शब्द तो होंगे ही शब्द युग्म में, दो शब्द आए तो वो उनका संबंध क्या है, एक ही जाति या एक ही वर्ग से होना चाहिए। जैसे पशु पक्षी, अब पशु पक्षी एक ही वर्ग से हो जाता है, आपका तकड़े सवेरे, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है समानार्थ शब्द युग्म। समानार्थ शब्द युग्म में क्या होता है कि दो शब्द जो होंगे शब्द युग्म में उनके दोनों के अर्थ एक ही होंगे, हम ये समान अर्थ हो गए। जब किसी शब्द युग्म में समान अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के युग्म को क्या सजातीय वर्गीय शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे आदर सत्कार, धन संपदा, तो आदर सत्कार में दोनों का अर्थ एक ही है, ओके, धन संपदा भी एक ही बात कहलाती है। तो इसलिए क्या है, जब दोनों शब्दों का मतलब तो एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, ओके, जब दोनों शब्दों का अर्थ एक ही हो तो वो आपका कहलाता है समानार्थ शब्द युग्म। आपके उदाहरण भी तैयार करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा विपरीत अर्थ शब्द युग्म के अर्थ, इससे मतलब क्या है विपरीत अर्थ, मतलब दोनों के जो दोनों शब्द आएंगे उसमें से क्या है, एक तो आपका अर्थ होगा, दूसरे का क्या है उसका विपरीत होगा, उस प्रकार से मतलब दूसरे विलोम होगा। ओके, तो किस प्रकार से, जब किसी शब्द युग्म में विलोम या विपरीत अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के ऐसे युग्म को विपरीत अर्थ शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे नया पुराना, नया का विलोम क्या होता है पुराना, तो नया पुराना। उठना बैठना, उठने का विलोम बैठना। हो गया, तो इस प्रकार से आपके जो जोड़े होते हैं क्या है विपरीत अर्थ शब्द युग्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। ओके, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म में क्या होगा कि एक जो दो शब्द होंगे तो पहला जो शब्द होगा वो सार्थक होगा, उसका मतलब अर्थ निकलता होगा, और दूसरे का कोई ऐसा शब्द होगा जिसका अर्थ नहीं निकलता, ऐसे ही दिया हुआ। ओके, जैसे जब किसी शब्द युग्म में सार्थक और निरर्थक शब्दों के साथ छंदबद्धता युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब छंदबद्ध मतलब लय के रूप में। ओके, तो शब्द के ऐसे युग्म को सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे आर पार, तो आर पार। ओके, थैला वेला, अब जैसे थैला में थैले का तो अर्थ है, तो बैले का मतलब क्या होता है, तो इसमें एक तो आपका सार्थक शब्द है, एक आपका निरर्थक, अर्थ ही नहीं, थैला वेला, ये सब आपके कहलाते हैं सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। नेक्स्ट हमारा निरर्थक शब्द युग्म। निरर्थक नाम ही निरर्थक मतलब जो दो शब्द इसमें आएंगे दोनों का अर्थ कुछ रहेगा ही नहीं। होगे, जब किसी शब्द के युग्म में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द युग्म के को क्या निरर्थक शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे अनाप शनाप, जैसे आप कहते हैं अनाप शनाप क्या बोल रहे हैं, तो ये अनाप शनाप है, तो दोनों में कोई अर्थ नहीं होगे, ऐरा गहरा। ओके, ये सब आपके कहलाते हैं निरर्थक शब्द युग्म। इस प्रकार से दोस्तों आपका शब्द युग्म वाला टोटल टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा तो वही आपको बनेगा, शब्द युग्म किसे कहते हैं, ओके, कितने भेद होते हैं वो बताइए, या फिर इनके बारे में भी एक आध पूछा जा सकता है। उदाहरण के साथ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, नाम ही से आप उनके क्या है अर्थ परिभाषा निकाल सकते हो। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा, 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जो है पढ़ना है वाक्य परिचय एवं प्रकार। ओके, तो वाक्य परिचय प्रकार से देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वाक्य परिचय प्रकार से क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर वाक्य प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ में अक्सर पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक को आपको याद रखना है क्योंकि अधिकतम वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। अगर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से, तो आप याद रखिए अर्थ से 8, अर्थ से 8। ओके, अर्थ से 8 लिखेंगे आप और अर्थ लिख रहे हो। ओके, तो मतलब अर्थ में क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और रचना में 3 शब्द है, तो रचना में आपके क्या है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा। अब कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर वाक्य होते हैं आपके, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। और आपके अर्थ के आधार पर वाक्य दिए हुए हैं विधानार्थ, निषेधार्थ, प्रश्नवाचक, उपदेशात्मक, आज्ञावाचक, मतलब आज्ञार्थ, प्रार्थनार्थ, विस्मयादि और संदेश सूचक, ये आपके होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। के तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर क्वेश्चन आंसर बनता तो यही पूछा जाता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए, यही क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, बाकी फिर आपको क्या वाक्य परिवर्तन के लिए आएगा, ये आपका वाक्य दिया है सरल वाक्य, तो इसे मिश्रित बनाओ, मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाओ, मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य बनाओ। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो उसकी मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करा दूंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मुहावरे और लोकोक्तियां। इससे देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो इससे आपको मुहावरे लोकोक्ति वाला टॉपिक है, केवल एक ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो वो आपको तैयार कर लेना है। चलिए देख लेते हैं। या फिर आप मुहावरे कैसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखिए, लोकोक्ति कैसे कैसे इसकी परिभाषा लिखिए। ओके, तो परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा, साथ ही दोनों में अंतर तैयार कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसे। तो पहले देख लेते हैं लोकोक्ति कैसे कहते हैं। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक धन उक्ति। ओके, इससे लोकोक्ति शब्द की रचना हुई है। जनसाधारण प्रचलित लोकप्रिय उक्ति को क्या है लोकोक्ति कहते हैं। इसका प्रयोग क्या है अवलंब, देने, व्यंग करने। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है आपका
आपका लोकोक्ति। ओके, लोकोक्ति सीधी आपको सिंपल ये परिभाषा याद रखिएगा कि ओके लोक धनुक्ति होता है। ओके, मतलब लोगों द्वारा कहीं कथन को क्या है, जो प्रिय कथन होता है लोगों का, वही आपका क्या है लोकोक्ति कहलाता है। उदाहरण याद कर लीजिएगा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ओके, इस लोकोक्ति का आशय है चोरी करने के पश्चात अच्छाई करने का ढोंग करना। ओके, तो ये आप लोकोक्ति को उदाहरण तैयार कर लीजिए। मुहावरे क्या है, मुहावरे जब कोई वाक्यांश अपना असली अर्थ छोड़कर किसी लाछने के अर्थ को व्यक्त करता है तो उसे क्या है मुहावरे की संज्ञा दी जाती है। मुहावरे जिस रूप में होता है उसी रूप में क्या है रहता है, अन्यथा भाषा का क्या प्रभाव उत्पाद समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अंधे की लाठी, इस मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा होना। ओके, तो आपको तैयार रखिएगा परिभाषा उदाहरण। ओके, बाकी आप क्या है मुहावरे और लोकोक्ति मंत्र तैयार कर लीजिएगा, उसी में आपका हो जाता है। ओके, तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देख लीजिए। मुहावरे क्या है वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति क्या है पूर्ण होती है। ओके, मतलब ये वाक्य का एक अंश होते हैं, जबकि क्या है लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण होती है। ओके, जैसे हमारा मुहावरे क्या है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, मतलब ये निर्भर रहते हैं, ये वाक्य पर निर्भर होते हैं, क्योंकि लोकोक्ति क्या है पूर्ण रूप से क्या है स्वतंत्र होती है। जैसे मुहावरे किसी वाक्य या वाक्यांश के जोड़कर अपना भाव प्रकट करते हैं, मतलब ये अगर मुहावरे को सिंगल लिख दिया जाए, ओके, जैसे अंधे की लाठी, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये जब अपना अर्थ कब देंगे, जब इन्हें क्या है वाक्य या वाक्यांश के साथ जोड़ा जाता है। ओके, और मुहावरे क्या है, मुहावरे को अगर आप सिंगल भी लिख देते, जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो उसका तुरंत अपने आप अर्थ निकल आएगा। मतलब ये अपने आप में भी क्या है लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती। ओके, जरूरी नहीं कि वाक्यांश जुड़े। ओके, ये अपने आप सिंगल भी क्या है अपना अर्थ दे देते हैं, जबकि इन्हें क्या है मुहावरे को वाक्यांश की आवश्यकता होती है। ओके, जैसे हमारा मुहावरे अंत में होते हैं, किंतु शायद सभी मुहावरे में क्रिया आवश्यक नहीं है। लोकोक्ति में क्रिया कभी प्रारंभ में रहती है, तो कभी मध्य में आ जाती है, तो कभी अंत में होती है। इस प्रकार से आपका क्या है लोकोक्ति और मुहावरे में 4 अंतर दिया है। कम से कम 3 याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपके यहाँ से 3 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है। ओके, तो आप कम से कम 3 तो आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो लोकोक्ति और मुहावरे से अगर टॉपिक से क्वेश्चन आता तो यही अंतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपके आरोह के काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, युक्ति, माध्यम, साथ ही आपको क्या है कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक आपको मिल जाएंगे, मतलब कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे इस कोर्स में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 249 रुपए, 50% ऑफ चला, केवल 125 रुपए में कंप्लीट आपको क्या है क्लास 11 का हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है, पीडीएफ रूप में रहेगा, तो कम समय में आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो इस टॉपिक से केवल आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। यही आपका आया 2022 की बोर्ड वार्षिक परीक्षा में भी आपका आया था, और 2023 की भी वार्षिक परीक्षा में आपका यही आया था। तो यही आपका अक्सर आता है, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं आता, तो फिर क्या है राष्ट्रभाषा की विशेषता आपसे पूछ ली जा सकती है या राजभाषा की विशेषता पूछ ली जा सकती है। तो आपको विशेषता तैयार करनी है, साथ ही अंतर तैयार कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं राजभाषा की विशेषता। तो राजभाषा की विशेषता क्या है, राजभाषा किसी भी देश की राजकीय कामकाज की भाषा होती है। दूसरा है राजभाषा की मान्यता मिलने से उसे भाषा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ये आपकी राजभाषा की विशेषता है। राष्ट्रभाषा की क्या विशेषता है, राष्ट्रभाषा विकसित होती है, यह देश के क्या है बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि राष्ट्रभाषा को क्या है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। चौथा है देश की अन्य भाषाओं में इसका घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये आपकी इस प्रकार से मैंने आपको क्या है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या है आपको आपकी विशेषता बता दी होगी। अब आप अंतर तैयार कर लीजिए जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर कम से कम 4 अंतर जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 अंतर जरूर याद कर लीजिएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं राजभाषा में क्या है, राजभाषा किसी राज्य विशेष की भाषा होती है तथा राज्य अलग अलग भाषाओं को अपनाता है। ताकि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की वह भाषा होती है, यह पूरे राष्ट्र में अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से दिया है राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर हो गए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रभाषा के अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज शब्द प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा में क्या है राजभाषा के लिए क्या है अंग्रेजी में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ओके, तो इसमें देखिए आपको यहाँ राष्ट्रभाषा वाला कॉलम दिया हुआ, तो ये आपका पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। ओके, ये वाला पॉइंट आपका इस साइड आ जाएगा और ये पॉइंट आपका इस साइड आ जाओगे, क्योंकि आपका राजभाषा का तो ये आप यहाँ पे लिख दिया, राष्ट्रभाषा का आपको यहाँ लिखना होगा। नेक्स्ट हमारा राजभाषा अखबार रेडियो टीवी की भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा समाचार पत्रों की भाषा होती है। राजभाषा शासन और जनता द्वारा स्वीकृत होती है, जबकि राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। राजभाषा राज्य की शिक्षा का माध्यम होती है, जबकि राष्ट्रभाषा पूरे देश की शिक्षा का माध्यम होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर दिया है, तो अच्छे से 3 से 4 आपको क्या अंतर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो राष्ट्रभाषा राजभाषा से टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दिए, विशेषता तैयार कर लीजिएगा, दोनों में अंतर तैयार कर लीजिएगा, यही आपके क्वेश्चन अगर बनता है राजभाषा से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं संक्षेपण। ओके,
संक्षेपण से देखिए हमारा संक्षेपण करने के लिए आता है, ओके, कि संक्षेपण कितना करना पड़ता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 3 लाइन का आपका क्या लाइनों का आपका गद्यांश दिया, उसका संक्षेपण के लिए है तो आपको उसका एक लाइन में करना होगा, तो 1/3 करना पड़ता है। 6 लाइन के लिए में अगर आपका कोई गद्यांश आपका दिया हुआ है तो आपको 2 लाइन में आपको क्या है उसका संक्षेपण कर देना पड़ता है। संक्षेप इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। अब संक्षेपण से संबंधित क्वेश्चन आंसर में बनता है, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ तो यही आपसे पूछा जाता है संक्षेपण की विशेषताएं या गुण लिखिए। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देख लेते हैं संक्षेपण के क्या गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे एवं सटीक संक्षेपण के निम्न विशेषताएं या गुण होने चाहिए। पहला है पूर्णता। संक्षेपण को क्या है स्वयं में पूर्ण होना चाहिए, यह ध्यान में रखना चाहिए कोई भी आवश्यक विचार न छूट जाओगे। आवश्यक अनावश्यक विचारों की पहचान निरंतर अभ्यास से ही संभव हो। आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट विशेषता क्या है संक्षेपण की संक्षिप्तता। संक्षेपण का यह एक प्रधान गुण है। समानता संक्षेपण मूल रूप से 1/3 होता है, जिसमें मैंने आपको बताया 1/3 मतलब मान लिया आपका 6 लाइन का आपका दिया हुआ गद्यांश, तो आपको संक्षेपण करने के लिए कहा जाता है तो आपको 2 लाइन में आपको बता देना होगा इस प्रकार से। तो संक्षेपण को क्या है संक्षिप्त आपको लिखना है, ये प्रमुख गुण है। और आपका लगभग आपको है संक्षेपण क्या है मूलतः 1/3 होता है इस प्रकार से, क्योंकि आपका वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कितने तिहाई होता है तो 1/3 होता है। जैसे स्पष्टता, इसमें लिखे गए विचारों और भाव स्पष्ट होने चाहिए। संक्षेपण ऐसा होना चाहिए जैसे मूल भाव क्या है संक्षिप्त करते समय स्पष्टता बनी रहे। शुद्धता, संक्षेपण के भाव और भाषा शुद्धता होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए और प्रभाव में और क्रमबद्धता होने। इस बार से 6 आपकी विशेषताएं दी हुई हैं संक्षेपण की। आपको कहे कोई भी 2 से 3 आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। कंप्लीट हुआ था संक्षेपण वाला टॉपिक, आपके अपने से आप सीख सकते होंगे। बाकी मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन आता है विशेषता तो मैंने आपको बता दी। भाव पल्लवन वाले टॉपिक से क्या है आपका भाव पल्लवन के लिए करने के लिए आता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाव पल्लवन करते समय किन निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो भाव पल्लवन करते समय आपको क्या है निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे पहला, दीर्घ कथन को ध्यान से पढ़े और उसके अंतर्गत समाहित भाव को समझें। फिर दूसरा है कि उस भाव को सरल सुबोध और सरल भाषा शैली में 5 से 6 पंक्तियां व्यक्त करें। समझाने और स्पष्टीकरण के लिए समुचित क्या है उदाहरण भी दे सकते हो। ये आपका भाव पल्लवन के लिए इस प्रकार से आप कर सकोगे। भाव पल्लवन के अक्सर आता है जैसे साहित्य समाज के दर्पण है, तो भाव पल्लवन कीजिए तो इस प्रकार से आपको फिर आपको लिख देना पड़ता है। साहित्य समाज के दर्पण है तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताना पड़ता है। तो आपको पॉपुलर आते हैं जो आपके अक्सर गाइडों में दिए रहते होंगे, तो एक बार सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे साहित्य समाज के दर्पण है तो इसे दिया है मैंने आपको, इसे आपको पढ़ लेना होगा और समझ लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। इस प्रकार से एक लाइन आपको दे दी जाती है, फिर उसको आपको क्या भाव आपका पल्लवन करना पड़ता है, मतलब उसके बारे में 4 से 5 लाइन आपको लिखनी पड़ती है। तो ये आपका दिया हुआ उसके बारे में इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और ये आपका दिया ईश्वर किसी विशेष धर्म जाति का नहीं इसका दिया हुआ है। और भी आपके पास जो भी गाइड हो उसमें आपको है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपको इस प्रकार से आपको है भाव पल्लवन आपको प्रैक्टिस करने से आपका आएगा। ओके, साथ ही आपका सार संक्षेपण। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको टॉपिक समझा दिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या कंप्लीट टॉपिक करा दिए। देखिए आपको शब्द मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। ओके, शब्द में क्षेत्रीय नकली निपात शब्द उद्योग में उनके प्रकार भी बता दिए हैं। ओके, वाक्य परिचय एवं प्रकार अर्थ इससे संबंधित जो रचना के आधार पर वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। बाकी परिवर्तन के लिए आ सकता है, जैसे सरल वाक्य को क्या मिश्रित वाक्य बताएं, तो सरल वाक्य को क्या संयुक्त वाक्य बनाओगे तो ये आ सकता है, तो इसी में आपको अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। बाकी वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन, ओके वाक्य परिवर्तन इसकी मैं आपको अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपके वीडियो कहते हैं तो मैं इसकी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा वाक्य शुद्धिकरण, क्योंकि मैं बाकी मुहावरे और लोकोक्ति संबंधित मैंने आपको टॉपिक बता दिया है। राजभाषा राष्ट्रभाषा की टॉपिक पढ़ा दिया है, साथ ही जो संबंधित क्वेश्चन बनते वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। भाव पल्लवन बता दिया, सार संक्षेपण बता दिया है। अनुच्छेद लेखन क्या है, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाए, मतलब पर्यावरण प्रदूषण दे दिया तो उसके बारे में आपको 4 से 5 लाइन बनानी पड़ती है, या 1 पेज भी आपको लिख सकते हो। तो वही आपका निबंध जैसा ही होता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन कम ही आता है, क्योंकि अब निबंध लेखन आता है 4 नंबर का, तो अनुच्छेद लेखन कम पूछा जाता है। तो ये आपका रहता है, तो आपको कोई भी टॉपिक के बारे में लिखना है 4 से 5 लाइन आपका है, कम से कम 1 पेज तो आपका अनुच्छेद लेखन कहलाता है, क्योंकि 3 नंबर का रहता है। तो ये आपके टॉपिक मैंने आपको सम कंप्लीट करा दिए। केवल वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य परिवर्तन रह जाता है। ओके, तो इसकी अगर प्रैक्टिस से आपका आएगा तो इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, तो इसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो से डाउट आता है कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।